The assassination of Rajiv Gandhi. This day, 1991, former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections when he was killed by a suicide bomber. The bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTTE. Rajiv Gandhi, who was known for his modern outlook and dreams of taking the country on the path of progress, remained a force until his last moments, inspiring hopes for change. His assassination was not just the death of a leader, it also marked an end of an era where India embarked on new paths of change and development. साल था 1991। उस समय हमारा देश काफी राजनीतिक तूफानों के बीच जूझ रहा था। देश में गवर्नमेंट भी स्थिर नहीं थी और देश में शांति भी नहीं थी। 1984 में जब इलेक्शंस हुए थे तब राजीव गांधी सरकार चुनी गई थी। अब 5 साल के बाद उनका ये टेन्योर खत्म होने वाला था और साल आया 1989। 1989 में जब उस समय की सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी वो थी राजीव गांधी सरकार। उनकी हार होती है 89 के इलेक्शंस में और फिर सत्ता में आते वीपी सिंह, जो कि उस समय की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के लीडर थे, जिसका नाम था जनता दल। जनता दल को नेशनल फ्रंट के नाम से भी जाना जाता था। उसका फॉर्मेशन उस समय के हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, जिसमें बीजेपी नेता का भी सपोर्ट था और उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट था। वीपी सिंह ने अपने टेन्योर के दौरान एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उनको ये नहीं पता था कि वो डिसीजन आगे जाके उनके ही करियर में इस्तीफा देने का रीजन बन जाएगा। एक्चुअली उन्होंने पूरे देश में मंडल कमीशन को लागू किया। अब मंडल कमीशन ये था कि जो ओबीसी कैटेगरी थी उनको सरकारी नौकरियों में और काफी अन्य जगहों पर 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। उनके इस डिसीजन से पूरा देश हिल गया था। देश का स्टूडेंट और युवा वर्ग सड़क पर आ गया था। देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगा, दंगे होने लगे और कई जगह पर तो लोग इमोलेशन तक भी आ गए थे। उनके इस डिसीजन की वजह से देश में जातिवाद के नाम पे बहुत ही भयंकर माहौल खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली, जिसका एक ही मोटिव था कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो। तो जब वो यात्रा बिहार पहुंची तब बिहार में लालू यादव का जंगल राज चल रहा था, यानी कि वो बिहार के सीएम थे उस समय। तो उस रथ यात्रा के बिहार पहुंचते ही लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करवा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये बात बीजेपी के नेता को अच्छी नहीं लगेगी, तो उन्होंने नेशनल फ्रंट का जो उनका सपोर्ट था वो इमीडिएटली वापस खींच लिया। ऑलरेडी वो मंडल कमीशन वाले डिसीजन की वजह से देश का युवा वर्ग नाराज था और यहाँ दूसरी तरफ बीजेपी का सपोर्ट जाने से अब दोनों तरफ से वो फंस चुके थे। तो वीपी सिंह की कुर्सी तो वैसे ही डगमगाने लगी थी। अब वीपी सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने सांसद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मांग की। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये चीज थी कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी पार्लियामेंट मेंबर को अभी भी वीपी सिंह पर विश्वास है कि अगर वो सत्ता में रहे तो आगे और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो उनको वोट डाल के सत्ता में रख सकते थे। लेकिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वीपी सिंह की वापस से हार होती है, तो अभी रिजाइन करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वीपी सिंह के रिजाइन करने के बाद चंद्रशेखर, जो कि खुद वीपी सिंह की सरकार से ही अलग हुए थे, वो सत्ता पर आते हैं। अब उनके सत्ता पर आने के बाद वो अपनी एक नई सरकार बनाते हैं, जिनको अलग से बाहर से राजीव गांधी का सपोर्ट मिल रहा था। अब राजीव गांधी का सपोर्ट इसलिए लेना पड़ रहा था ताकि बीजेपी को सत्ता से पहले से ही दूर रखा जाए। कांग्रेस के सपोर्ट से बनी हुई ये सरकार भी काफी कमजोर थी, ये ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट करना बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस ने सपोर्ट वापस खींच लिया, ये कहकर कि चंद्रशेखर की सरकार पीठ पीछे राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। मार्च 1991 में फाइनली चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और देश में टेम्पररी टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। और फिर आए 1991 के इलेक्शंस, कि वो इलेक्शंस थे जो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा चेहरा बदल कर रखने वाले थे। राजीव गांधी, जो कि खुद हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाती और स्वयं इंदिरा गांधी के पुत्र थे, फिर भी पॉलिटिक्स में उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके वो पायलट की जॉब कर रहे थे। इंडियन एयरलाइंस में पायलट की जॉब करते करते उन्होंने आगे जाके सोनिया गांधी से शादी करी और एक आराम से अपनी प्राइवेट लाइफ जी रहे थे। इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे और राजीव के सगे भाई संजय गांधी, जो कि काफी एग्रेसिव और एक्टिव पॉलिटिशियन थे। इंदिरा वॉज वेरी क्लियर कि आगे जाके वही कांग्रेस पार्टी को संभालेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1980 में प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो जाती है। अब कांग्रेस के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। यहीं से राजीव गांधी पर राजनीति में आने के लिए दबाव बढ़ना चालू हो गया। स्टार्टिंग में तो राजीव गांधी ने साफ मना कर दिया था कि भाई मैं राजनीति में बिल्कुल आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो एक पायलट हूँ। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि देश और पार्टी के नेताओं ने लगातार उन पर दबाव बढ़ाया और फिर एंड ऑफ द डे इंदिरा भी वही चाहती थी कि कोई घर का सदस्य ही पार्टी में शामिल हो, क्योंकि जो भी इंसान पार्टी में शामिल होगा वो सबसे पहली बात भरोसेमंद होना चाहिए और अल्टीमेटली वो गांधी परिवार का होना चाहिए।
1981 में राजीव ने अपना फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, जो कि अपने बड़े भाई संजय गांधी की सीट से था, जो कि अमेठी की सीट थी। वहाँ उनकी बहुत ही आसान तरीके से जीत हो जाती है और यहीं से उनका पॉलिटिकल सफर धीरे धीरे शुरू होने वाला था। शुरुआत में तो वो सिर्फ अपनी माँ के सहायक के रूप में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर उनको युवा कांग्रेस की सारी जवाबदारी सौंप दी गई। 31 अक्टूबर 1984 उस समय दिल्ली की सुबह काफी नॉर्मल थी, लेकिन शाम होते होते पूरे देश की रूह कांप गई। इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या की जाती। Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own security guards. It happened in the aftermath of the Golden Temple being stormed in Operation Blue Star. Gandhi's assassination led to shockwaves across the nation. It led to some of the worst communal violence that India has ever seen. पूरे देश में दंगे का माहौल था। अब देश को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। इंदिरा के बाद राजीव ही देश के दूसरे सबसे बड़े नेता थे और उस समय देश और पार्टी की स्थिरता के लिए इमीडिएटली राजीव को ही देश का नया प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में मानो सिंपैथी की एक लहर सी चल रही थी। अब ये लहर का फायदा राजीव गांधी को डायरेक्टली हुआ। 400 पार की ऐतिहासिक जीत से उन्होंने उस समय अपनी सरकार बना दी। ये 400 पार वाला काम ना तो इससे पहले किसी ने किया था और ना ही आज तक कोई और गवर्नमेंट कर पाई है। देश में एक और जहां राजीव गांधी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में मौत के दंगे चल रहे थे। हिंदुस्तान में यहाँ राजीव को लाओ, देश बचाओ के नारे चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका में धनाधन गोलियां चल रही थी। श्रीलंकन सिविल वॉर अपने पहले फेज में आ चुका था। ये जंग ज्यादातर सिंहली डोमिनेटेड श्रीलंकन सरकार और तमिल के उग्रवादी ग्रुप LTTE के बीच हो रही थी। LTTE का मतलब था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। LTTE का फॉर्मेशन उस समय की जो तमिल माइनॉरिटी थी उनके लिए एक अलग से नेशन बनाने के लिए किया गया था। अब कई लोगों का ये मानना था कि ये जो सिविल वॉर्स हो रहे थे वो सिंहली जाति और तमिल जाति, ये दोनों जाति के बीच जो टेंशंस क्रिएट हो रहे थे उनकी वजह से हो रहा था। पर सच्चाई ये थी कि ब्रिटिश हुकूमत की छोड़ी गई विरासत की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल से और स्टार्टिंग से समझने की ट्राई करें। बेसिकली उस समय पर श्रीलंका के लोग दो कास्ट में डिवाइडेड थे, जिसमें 74.9% लोग सिंहली जाति के थे और कुछ 11.2% लोग तमिल जाति के थे। सिंहली जाति के लोग मेजोरिटी बुद्धिस्ट थे और तमिल जाति के लोग हिंदू थे, जिससे साफ साफ धर्म और भाषा का फर्क ऑटोमेटिकली पैदा होता था। जब श्रीलंका में ब्रिटिशों का राज था तब इन दोनों जाति के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगा। जब CIA ने 1985 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि ये जो सिंहली जाति थी उनको तमिल्स की प्रगति से डर लगने लगा था, क्योंकि ब्रिटिश जब उन पर राज कर रहे थे तब वो तमिल्स को ज्यादा फेवरेटिज्म देते थे। जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी थी वो श्रीलंका के अलावा और भी ब्रिटिश कॉलोनीज में एग्जिस्ट करती थी, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका या सिंगापुर, और इसी वजह से श्रीलंकन तमिल्स को बड़े बड़े बिजनेस नेटवर्क और कई सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिला। और ऊपर से जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने ज्यादातर इंग्लिश स्कूलें तमिल एरियाज में खोली, ताकि तमिल के लोगों को सिंहली के मुकाबले मतलब ज्यादा प्रोफेशनल मौके मिले। तमिल के लोगों को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही थी उस वजह से सिंहली के लोग काफी अकेला अकेला और दबा दबा महसूस कर रहे थे। हालांकि इन दोनों के बीच टेंशन काफी पहले से चल रहा था, लेकिन आजादी के बाद जो कुछ हो रहा था उससे ये साफ दिख रहा था कि ये सब ब्रिटिश की वजह से हो रहा है। 1948 में जैसे ब्रिटिशर्स ने आइलैंड को छोड़ा, मतलब कि श्रीलंका आजाद हो गया था, तब जो तमिल्स की जो डोमिनेंस थी वो पूरी तरीके से बदल गई। अब आजादी के बाद ये जो सहेलियंस थे वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स तक पहुंचने लगे। उन्होंने फिर आगे जाके ऐसे ऐसे कायदे पास किए जिससे जो तमिल्स के पास जो डोमिनेंट पावर थी वो कम होती गई, उनके पास से जो अधिकार थे वो धीरे धीरे छिनने लगे थे। और फिर आगे जाके 1956 में सिंहाला ओनली एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट के अंडर ये था कि अब श्रीलंका में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है जो सिंहली लैंग्वेज थी, और कोई लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं थी। अब इस एक्ट की वजह से जो तमिल लोग थे उनके लिए सरकारी जॉब्स पाना या फिर कोई और भी सरकारी सेवाएं पाना या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब पाना वो काफी मुश्किल हो गया था। पूर्व श्रीलंकन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा तो इस एक्ट को इस तरीके से समझाती है कि ये जो कदम उठाया गया वो जो पहले की श्रीलंकन आइडेंटिटी थी उसको वापस लाने के लिए और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में ये सब कुछ दब गया था। हालांकि अब ये चीज तो साफ साफ दिख रही थी कि ये जो एक्ट था उसकी वजह से जानबूझकर तमिल कल्चर को और छोटा किया जा रहा है और धीरे धीरे जो तमिल्स थे उनको साइडलाइन करा जा रहा था। और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी को भी पास किया गया था। अब स्टैंडर्डाइजेशन के तहत ये था कि जब तमिल डोमिनेंस था तब सिंहली स्टूडेंट को काफी बैकवर्ड किया गया था, तो भी वो पिछड़े हुए सिंहली स्टूडेंट को इस बार ज्यादा एजुकेशनल मौके मिलने वाले थे। और जो भी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम होने वाली थी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम होने वाली थी उसमें जो तमिल स्टूडेंट्स थे उनको ज्यादा मार्क्स लाने थे एज कम्पेयर टू सिंहली स्टूडेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी से नाराज होकर कुछ स्टूडेंट ने मिलकर एक यूथ बनाया जिसमें मेन था सत्यशीलन। अब ये सत्यशीलन ने
ऐसे कई स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जिनको स्टूडेंट राइट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। उन सब ने मिलकर एक तमिल स्टूडेंट लीग को फॉर्म किया और उस लीग का एक मेंबर था वेलुपुल्लाई प्रभाकरन। धीरे धीरे प्रभाकरन को ये रियलाइज होता है कि सिर्फ सोशलिस्टिक इंसर्जेंसी से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए 5 मई 1976 में वो एलटीटीए को फॉर्म करता है। एलटीटीए का एक ही क्लियर मकसद था कि तमिल इलम करके एक सेपरेट नेशन बनाना जिसमें सिर्फ तमिल के लोग ही रह सकते हो। दरअसल उस समय श्रीलंका 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल श्रीलंका में सीलीज रहते थे और दूसरी तरफ नॉर्थर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में तमिल रहते थे। सन 1983 में श्रीलंकन आर्मी श्रीलंका के मिसला इलाके में अचानक से अटैक कर देती है। उस अटैक में एलटीटीए के 2 कमांडर्स मारे जाते हैं, तो इस चीज से एलटीटीए काफी गुस्सा हो जाती है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने श्रीलंकन आर्मी पे अपना फर्स्ट अटैक एग्जीक्यूट किया। तो श्रीलंकन आर्मी पर जब उन्होंने अपना अटैक एग्जीक्यूट किया, उसमें उन्होंने 13 सोल्जर्स को मार गिराया। ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंकन आर्मी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वापस इस चीज का काउंटर इस तरीके से किया कि पूरे श्रीलंका में अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और जहां पर तमिल दिखता है उनको मार गिराया जाता था। ऐसे करके पूरे श्रीलंका में करीब 4000 से भी ज्यादा तमिल्स को मार गिराया और इस घटना को इतिहास में ब्लैक जुलाई के नाम से जाना गया था। अब इस घटना के बाद बहुत से जियोग्राफिकल या फिर इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी ये जो तमिल के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स है, चाहे वो एलटीटी हो या फिर टीएनटी हो, बहुत से ग्रुप्स को हेल्प की। फिर चाहे वो उनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड करना हो या फिर उनको आर्म्स, ट्रेनिंग या फिर मॉनिटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करना हो। अगस्त 1983 से लेके मई 1987 तक इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 6 तमिल इंसर्जेंट्स ग्रुप इंक्लूडिंग एलटीटी को ये सब कुछ प्रोवाइड किया। उस समय साउथ इंडिया और स्पेशली तमिलनाडु, उस एरिया में तमिल्स की आबादी बहुत ज्यादा थी और ये श्रीलंका में ये जो अभी हादसा हुआ था जिसमें 4000 से भी ज्यादा तमिल्स को मारा गया था, तो तमिलनाडु के तमिल्स को ये लगा कि इंडियन गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि थे तो वो उनके ही भाई। और साथ ही साथ राजीव गांधी को ये लगा श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहे थे उनको स्टेबल करने के लिए अगर वो भी कुछ करे तो शायद साउथ एशिया में उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इमेज और भी ज्यादा इंप्रूव हो। और साथ ही साथ एमजी रामचंद्रन, जयललिता, ये जो उस समय की वेल नोन पॉलिटिशियंस थे, उनने भी एलटीटीए को उस समय फंडिंग्स प्रोवाइड की। 29 जुलाई 1987 में इंडो श्रीलंकन पीस एकॉर्ड को पास किया गया। ये जो समझौता था वो इंडियन और श्रीलंकन सरकार के बीच पास किया गया था। उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो तो श्रीलंकन तमिल्स और सिंगलिस के बीच चल रहा था, लेकिन ये पीस एकॉर्ड इंडियन और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच पास किया गया। हालांकि हमारी गवर्नमेंट का काम तो ये था कि वो उन दोनों ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करे शांति बनाए रखने के लिए, जबकि हमारा इसमें कुछ रोल ही नहीं था। इस एकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ शर्तें लागू की गई थी, जैसे जितने भी वहाँ पर एक्टिव इंसर्जेंट्स ग्रुप थे उनको अपने हथियार त्यागने पड़ेंगे। फिर जो तमिल एरियाज में जो तमिल्स थे उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाएगी, ना कि कंप्लीट फ्रीडम। फिर इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेगा जो कि नॉन वायलेंट तरीके से वहाँ पर शांति बनाए रखेगी। उस समय जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप एक्टिव थे उन सब ने इस एकॉर्ड को फॉलो किया, पर एलटीटीए ने इस एकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहना ताकि आपको ये पता चलेगा कि राजीव गांधी सरकार ने ये जो एकॉर्ड साइन किया, जो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा, उनके यही डिसीजंस आगे जाके उनकी मौत का कारण बनने वाले थे। प्रभाकरन जो कि एलटीटीए का लीडर था, वो तो पहले से इस एकॉर्ड के खिलाफ था और हथियार हैंडओवर करने से तो उसने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि हथियार हैंडओवर करने से उसके ही एग्जिस्टेंस पर खतरा था। क्योंकि जब तक आईपीकेएफ श्रीलंका में है तब तक तो वो लोग डेंजर में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब आईपीकेएफ श्रीलंका छोड़कर चली जाएगी तो सबसे पहला अटैक उन पर ही होने वाला था, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर उस समय एलटीटीए पर थी। इंडियन गवर्नमेंट को दरअसल ये आईपीकेएफ के द्वारा वहाँ पर जनरल इलेक्शंस करवाने थे और एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम लागू करना था। उस समय एलटीटीए उधर श्रीलंका में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। अगर कैसे भी करके उधर जनरल इलेक्शन हो जाते तो एक तरीके से एलटीटीए की डिक्टेटरशिप वहां ही खत्म हो जाती। शायद इसी रीजंस की वजह से प्रभाकरन ने आईपीकेएफ को डायरेक्टली डिसएग्री किया। अब पीस कीपिंग फोर्स के आने की वजह से माहौल ऑलरेडी पूरा गर्मा गर्मी का था और तभी ऊपर से एक न्यूज आती है कि 12 एलटीटीए के मेंबर्स ने सुसाइड कमिट किया। दरअसल हुआ ये था कि श्रीलंकन नेवी ने 12 एलटीटीए के मेंबर्स को कहीं से गिरफ्तार किया और उन्हें डायरेक्ट कोलंबो में श्रीलंकन गवर्नमेंट के हाथ में हैंडओवर करने चाह रही थी। उस समय वहां पर मौजूद पीस कीपिंग फोर्स में 2 कमांडर हरकिरत सिंह और दीपिंदर सिंह, उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि भाई उनको कोलंबो में हैंडओवर ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी सिंहली डोमिनेटेड थी। अगर एलटीटीए के मेंबर्स को गवर्नमेंट के हाथों हैंडओवर किया जाए तो उनका बहुत ही बुरे तरीके से हाल करने वाला। लेकिन दिल्ली से ये ऑर्डर आया कि ये जो कमांडर थे हरकिरत सिंह और दीपिंदर सिंह, वो इंटरफेयर ना करे और उनको ही आपस में समझ लें। तो इस वजह से ये जो 12 मेंबर्स थे वो गवर्नमेंट के हाथों ना आए और उनका बहुत ही बुरा हाल ना हो, इस वजह से उन्होंने खुद ही सुसाइड कमिट किया। ये पीस कीपिंग फोर्स, पीस एकॉर्ड, इन सब चीजों से ऑलरेडी प्रभाकरन नाराज था। अब इस घटना के बाद उसका गुस्सा इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ और बढ़ गया था। अभी वो समय था जब एलटीटीए और आईपीकेएफ के बीच तनाव शुरू होने वाला था। शुरुआत में तो एलटीटीए ने आईपीकेएफ पर बहुत से हमले किए, हालांकि काउंटर में आईपीकेएफ ने भी बहुत से मिशंस को अंजाम दिया, जिसका लक्ष्य कभी कभार
प्रभाकरन को रिट्रीव करना हो, या फिर एलटीटीई के बेस कैंप्स को तबाह करना हो, या फिर उनके आर्म्स को गिरफ्तार करना हो। हालांकि एलटीटीई की जो बेहतरीन गोरिल्ला टेक्टिक्स थी, उसने कभी भी आईपीकेएफ के मिशंस को सक्सेसफुल नहीं होने दिया था। इन दोनों के बीच जितने भी इंटरेक्शंस हुए, उसमें 1200 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। अब धीरे धीरे सिचुएशन हमारे हाथ से पूरी तरीके से जा चुकी थी, और जो आईपीकेएफ का जो कंट्रोल था लंका पर, वो भी अब हाथ से जा रहा था। हमने जिस मकसद से आईपीकेएफ को भेजा था लंका पर, चाहे वो जनरल इलेक्शंस करवाना हो, वहाँ पर शांति स्थापित करना हो, वो कुछ नहीं हो रहा था। और राजीव गांधी ने जो इंडियन तमिल्स को इंप्रेस करने के लिए जो पासा फेंका था, वो भी बिल्कुल उल्टा पड़ चुका था। और आगे जाके हुआ ये कि जो एलटीटीई ने जो किलिंग्स की हमारी इंडियन आर्मी पर, ऑब्वियस सी बात है इंडियन आर्मी भी उसका काउंटर करेगी। तो हमने काउंटर अटैक में जो किलिंग्स की एलटीटीई पर, तो जो हमारे इंडियन तमिल्स थे, उनको ये लगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे ही भाइयों को मार रही थी, जो कि बिल्कुल इनसेंसिबल एलिगेशन था। लेकिन इस चीज की वजह से जिस गति से राजीव गांधी की इमेज ऊपर जा रही थी, उसी गति से अब वो नीचे आ चुकी थी। अब श्रीलंका में फिर से एक बार एलटीटीई का वर्चस्व बढ़ने लगा और हमारी आईपीकेएफ वापस एक बार लाचार थी। अब 84 में जो सरकार चुनी गई थी, उनका 5 साल का टेन्योर अब खत्म होता है और देश में वापस से इलेक्शंस होते हैं, जिसमें राजीव गांधी सरकार की हार हो जाती है। फिर वीपी सिंह सत्ता पर आते हैं, तो वो हमारी जो आईपीकेएफ लंका भेजी गई थी, उनको वापस से बुला लेते हैं। फिर मार्च 1990 तक हमारे जितने भी इंडियन सोल्जर्स जो लंका में थे, वो सब पूरी तरीके से वापस आ जाते हैं। अब वीपी सिंह की सरकार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और चंद्रशेखर की सरकार आती है, वो भी कुछ ज्यादा रूल नहीं कर पाती। तो देश में 1991 में वापस से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। मई 1991 में वापस से एक बार सत्ता में आने के लिए राजीव गांधी सरकार ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से चालू कर दी। पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस की रैली चल रही थी। दूसरे स्टेट्स में अपना कैंपेन खत्म करके 20 तारीख को उन्होंने वापस दिल्ली को छोड़ा। अपने नेक्स्ट टारगेटेड स्टेट्स में जाने के लिए उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए दिल्ली फ्लाइंग क्लब से एक एयरक्राफ्ट को रेंट किया। राजीव गांधी के मेन जो टारगेटेड स्टेट्स थे अपने अगले कैंपेन के लिए, वो ज्यादातर सदर्न स्टेट्स थे, उसमें भी स्पेसिफिकली तमिलनाडु, क्योंकि अगर वो शायद सत्ता में आते हैं, तमिल मुद्दे को सॉल्व करना ही उन्होंने अपना मेन एजेंडा डिक्लेयर किया था, और शायद आइलैंड में शांति लाना ही उनका अल्टीमेट गोल बन चुका था। जिस तरीके का देश में माहौल था उस समय, जिस तरीके की हवा चल रही थी, अगर इलेक्शंस हुए तो ये बात पक्की थी कि जीत तो राजीव गांधी की कांग्रेस की ही होने वाली थी। और अगर गलती से भी राजीव गांधी एक और बार पीएम बन गए, तो ये डायरेक्ट थ्रेट था प्रभाकरन और उसकी एलटीटीई के लिए। उनके कैंपेन का रूट कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले ओडिशा जाने वाले थे, वहां से आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर ये सब कुछ खत्म करके 22 तारीख को दिल्ली रिटर्न आने वाले थे। 21 तारीख को राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वहां से उनका नेक्स्ट रूटीन ये था कि वो तमिलनाडु के लिए फ्लाई करेंगे। पर जैसे ही वो एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं, उनके पायलट्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनका जो एयरक्राफ्ट था उसमें कुछ खराबी आ चुकी है। तो एट दैट टाइम वो अपना तमिलनाडु जाना कैंसिल कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको वापस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका जो एयरक्राफ्ट था जो खराब हो चुका था, वो ठीक हो चुका है। तो वापस से ये डिसाइड करते कि वो अपना कैंपेन कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तक कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी राजीव गांधी को वार्निंग दी थी कि भाई आपकी जान पर खतरा हो सकता है, आप रैलीज कंडक्ट ना करें, लेकिन उस चीज को इग्नोर कर दिया गया। अर्ली 90s में जब पीस कीपिंग फोर्स को लंका से विड्रॉ किया जा रहा था, तो उस समय हमारी जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, उनके हेड थे कर्नल हरिहरन। तो उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसीज के द्वारा जो कुछ ऐसे एनकोडेड मैसेज को रिट्रीव किया। ये जो मैसेजेस थे, उसमें जो ये वर्ड है मनराई, उसका मतलब होता है डेथ, जो कि साफ साफ हमारे एक्स पीएम राजीव के लिए रिफर किया गया था। कर्नल हरिहरन ने ये जो कॉन्वर्सेशन थी उनको टेप किया और उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजा गया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे ये कहकर इग्नोर कर दिया कि भाई इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक मेथड या फिर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन की गई नहीं है, तो हम इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, उस समय हमारी जो रॉय एजेंसी थी, उन्होंने अपना एक खबरी प्लांट किया था एलटीटीई में, उसका नाम था महत्या। महत्या ने पहले ही रो को वार्न किया था कि राजीव गांधी के ये जो कुछ डिसीजंस उन्होंने लिए थे, ये आईपीकेएफ को भेजना या फिर ये पीस एकॉर्ड को साइन करना, उसकी वजह से प्रभाकरन बहुत गुस्से में था। तो उसकी वजह से राजीव गांधी की जान को क्लियरली थ्रेट था। तो महत्या की जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको भी रॉ ने पूरी तरीके से इग्नोर किया। ये सब वार्निंग्स के बाद जब रॉ ने हमारे एक्सपीएम के लिए एनएसजी प्रोटेक्शन की मांग की, तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि भाई ये हमारे एक्सपीएम है, ना कि करंट पीएम, तो उनके लिए एनएसजी कमांडो को यूज करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब राजीव गांधी का जो कैंपेन का लोकेशन था, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड श्रीपेरम्बदूर में था। श्रीपेरम्बदूर का ग्राउंड जहाँ पर रैली होने वाली थी, वो पूरा क्राउड से भरा हुआ था। वहाँ के लोग अपने एक्सपीएम का वेट कर रहे थे और साथ ही साथ एलटीटीई के जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, वो भी उनका वेट कर रहे थे। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स की मैंने अभी बात की, ये काफी महीनों पहले से इंडिया में रेफ्यूजी बनकर छुपे हुए थे। इनकी काफी टाइम पहले से इंडिया में ट्रेनिंग हो रही थी कि ऐसे तरीके से ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ये सुसाइड बॉम्बर जिस बॉम्ब को कैरी कर रहे थे, वो प्लास्टिक और रबर से बने हुए थे। उस टाइम पहली बार प्लास्टिक और रबर से बने बॉम्ब को यूज किया गया था, क्योंकि जब एक्सपीएम के पास वो जाएंगे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पर मेटल डिटेक्टर होने वाले थे। तो इस बॉम्ब को प्लास्टिक और रबर से बनाने का एक ही मकसद था कि मेटल डिटेक्टर से उनको डिटेक्ट ना किया जाए। स्पेशली जर्मनी से केमिकल इंजीनियर्स को बुलाया गया था इस बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब राजीव गांधी का रूटीन कुछ ऐसे था कि सबसे पहले वो श्रीपेरम्बदूर में जो लोकेशन थी, वहां पर आएंगे। वहां पर जो स्टेज से 100 मीटर दूर श्रीमती इंदिरा गांधी का जो स्टैचू था, उसको सबसे पहले इनॉग्रेट करने वाले थे। फिर स्टेज पर आकर पार्टी के वर्कर्स राजीव गांधी को ग्रीटिंग्स देने वाले
सवाल है। उस समय वेन्यू की जितनी भी सिक्योरिटी थी उसकी जिम्मेदारी IPS RK राघवन के कंधों पर थी। हर एक चीज जो हमारे XPM के करीब आ रही थी उसको चेक किया जा रहा था, हर एक चीज पे वॉच रखी जा रही थी। हजारों लोगों की भीड़ में एक औरत छुपी हुई थी जिसका नाम था धनु। धनु को जब आखिरी बार कैमरे में स्पॉट किया गया था तब उसके हाथ में एक सैंडलवुड का हार था। उसके साथ 2 और औरत थी और एक आदमी था जो कि व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में था। ये चारों लोग और कोई नहीं थे बल्कि LTTE के इंसर्जेंट्स थे जो कि खुद सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे। जैसे ही राजीव वेन्यू पर आते हैं सारे लोग उनको ग्रीटिंग्स देने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं। उन्हीं लोगों में से एक थी धनु जो उनको हार पहनाने के लिए उनकी ओर बढ़ रही थी। तो वहां पर मौजूद इंस्पेक्टर अनुसुया धनु को रोकती है क्योंकि कोई भी रैंडम पर्सन अगर XPM की ओर बढ़ता है तो इंस्पेक्टर का काम था कि उसे रोके। तो राजीव गांधी ये सब कुछ देखकर इंस्पेक्टर को ये बोलते हैं कि उनको अलाउ किया जाए हार पहनाने के लिए। तो जैसे ही धनु ने राजीव के गले में हार पहनाया और उनके पैर छूने के लिए वो जैसे ही झुकती है वो अपने हाथ से अपनी पीठ पर एक बटन को पुश करती है और अचानक से जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं था, हर तरफ लोगों की भगदड़ हो रही थी और जमीन पर जख्मी लोग गिरे हुए थे। उस समय ऑन द स्पॉट 15 लोगों की जान जा चुकी थी जिसमें से हमारे XPM भी शामिल थे। करीब 44 से भी ज्यादा लोग तो जख्मी हुए थे। धमाका इतनी जोर से हुआ था कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। हमारे XPM को उनके जूतों के द्वारा स्पॉट किया गया। धमाके के बाद उनको चेन्नई के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया बट इट वॉज टू लेट। मद्रास इंटेलिजेंस के द्वारा उनकी मरने की खबर को दिल्ली पहुंचाया जाता है। उनके स्केड्यूल के हिसाब से 22 मई के दिन वो दिल्ली रिटर्न आने वाले थे। हालांकि वो दिल्ली रिटर्न आए भी बट ही वाज नॉट अलाइव। आगे जाके इस पूरे केस को CBI के हाथों में हैंडओवर किया जाता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे LTT वाज रिस्पांसिबल। उस दिन हिंदुस्तान ने अपने यंग एंड कैरिस्मेटिक लीडर को खोया और साथ ही खोई वो सोच, वो भरोसा कि राजनीति में भी कुछ अच्छा हो सकता है। राजीव गांधी एक ऐसे लीडर थे जो अपने मॉडर्न आउटलुक से देश को सफलता के नए रास्तों पर ले जाने के लिए जाने जाते थे। उनका असैसिनेशन सिर्फ एक लीडर की हत्या नहीं थी बल्कि उस एरा का अंत था जो भारत को एक नए बदलाव की ओर ले जाने वाला था। साथ ही ये वो उम्मीद का अंत था जो भारत को 21st सेंचुरी में एक नई रफ्तार देने वाली थी। जय हिंद।